नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर फैम में। यहाँ मिलेंगी आपको ऐसी कहानियाँ जो रोमांस, रहस्य और मज़ेदार ट्विस्ट से भरी होंगी। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना है। नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहाँ मिलेगा आपको हाइप वीडियो फीचर। तो जल्दी से हाइप पॉइंट्स दे दो और हमारी मोटिवेशन को बढ़ा दो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनना तो भूलना ही मत। अध्याय 522। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। मीमी, तुम पीछे हटो। आदित्य ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक तेज रोशनी चमक उठी। इस समय गुप्ता मीमी को लगा कि वह थोड़ी अनावश्यक थी। विरासत की जमीन में प्रवेश करने के बाद से वह आदित्य द्वारा मोहित हो गई है। तलवार समाधि संरचना के पहले स्तर का आदित्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन दोनों ने बहुत आसानी से स्तर पार कर लिया। दूसरा स्तर साइकेडेलिक जंगल है। आदित्य ने वास्तव में भ्रम के नियम को नियंत्रित किया और सीधे उसके भ्रम में प्रवेश किया और उसे भ्रम से बाहर निकाला। अब वह इस तीसरे स्तर पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आदित्य, तुम सुरक्षा का ध्यान रखो। लेकिन गुप्ता मीमी बहुत आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गई, क्योंकि वह यहाँ केवल आदित्य का ध्यान भटकाने के लिए थी। गुप्ता मीमी के चले जाने के बाद आदित्य ने अपने शरीर में शक्ति का दमन नहीं किया। गर्जन पूर्वज ड्रैगन का खून फूट पड़ा और सुनहरे ड्रैगन के शल्कों के टुकड़े बाहर निकल आए, जो अत्यंत प्रभावशाली शक्ति के साथ बह रहे थे, जिससे आसपास की हवा स्थिर हो गई। फिर पंगु की रक्त रेखा और महान दाव की शक्ति भी आदित्य द्वारा जुटाई गई। जिस समय स्वर्ग की 4 तलवारें आईं, आदित्य ने एक तलवार अमर तलवार का उपयोग किया और उसे सीधे काट दिया। बूम, राक्षसी तलवार को काट दिया गया और स्वर्ग की 4 तलवारों द्वारा एकत्रित तलवार की शक्ति पर प्रहार किया गया। क्लैंग, बूम बूम, हथियारों की टक्कर की आवाज दुनिया भर में गूंज उठी और उल्कापिंडों की तरह चिंगारियां निकलने लगीं। 2 तलवार बलों की टक्कर के बाद विनाशकारी शक्ति फट गई और सीधे बाहर बह गई। टैप टैप टैप, आदित्य का शरीर पीछे हट गया, लेकिन अपने मजबूत शरीर के साथ वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ, लेकिन उसके ड्रैगन तराजू थोड़े मंद हो गए थे। स्वर्ग की 4 तलवारें थोड़ी शर्मिंदा थीं। चारों तलवारें गुरुत्वाकर्षण खो बैठीं, तेजी से पीछे हटी और फिर पर्वत शिखर से टकरा गईं। का बूम पफ, शक्तिशाली शक्ति ने सीधे पर्वत शिखर को चकनाचूर कर दिया और फिर पीली धूल लुढ़क गई और गति बहुत बड़ी थी। ये तो बहुत भयंकर है न? मुझे आश्चर्य है कि क्या ये भी था। वाह, मैं क्या सोच रहा हूँ। मीरा गुप्ता शर्मा गई और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। जब से उसे आदित्य से प्यार हुआ, वह कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाए। बस पहाड़ के टूटने के बाद तलवार के पैटर्न जमीन पर दिखाई दिए और फिर एक शक्तिशाली तलवार संरचना में एकत्र हो गए। जब तलवार का गठन प्रकट हुआ तो स्वर्ग की 4 तलवारों की आभा स्पष्ट रूप से बहाल हो गई और फिर ये तलवार के गठन में उड़ गई। यह जुक्सियन तलवार संरचना है, मीरा गुप्ता ने डरते हुए कहा। जुक्सियन तलवार संरचना अंततः प्रकट हुई। आदित्य अभी भी निडर था। स्वर्ग की 4 तलवारें बिल्कुल भी कमजोर नहीं थीं। केवल इस जुक्सियन तलवार संरचना की मदद से ही वह एक जबरदस्त युद्ध कर सकता था। बस जुक्सियन तलवार संरचना ने एक अत्यंत चमकदार तलवार प्रकाश उत्सर्जित किया। स्वर्ग की 4 तलवारें तेजी से घूमीं और फिर हजारों तलवारों में बदल गईं। एक विशाल तलवार का पिंजरा प्रकट हुआ और आदित्य और मीरा गुप्ता की ओर बढ़ा। आदित्य उछलकर मीरा गुप्ता के पास आ गया। मिमी, मेरे करीब आओ। ठीक है। मीरा गुप्ता जल्दी से आदित्य के पास पहुंची। अचानक 2 कोमल स्पर्श हुए, जिससे आदित्य का शरीर कांप उठा। आदित्य, तुम्हें क्या हुआ है? आह, सहनशीलता महान है, सहिष्णुता महान है। आपका क्या मतलब है? मीरा गुप्ता हैरान दिखीं। आदित्य उस असहज माहौल को छिपाने के लिए केवल खांसने का सहारा ले सकता था। बूम, तभी जुक्सियन तलवार दल नीचे उतरा और आदित्य तथा अन्य को ढक लिया। आसपास का वातावरण तुरंत अंधकार में डूब गया और आप अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकते थे। उग्र तलवार ऊर्जा की ध्वनि आपके कानों तक आए। मिमी, क्या तुम डर रही हो? आदित्य और मीरा गुप्ता ने एक दूसरे के पीछे खड़े होने का फैसला किया। तुम्हारे साथ मुझे मरने से भी डर नहीं लगता, मीरा गुप्ता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। वाह, दिन भर मौत के बारे में बात करना बंद करो, ये बहुत अशुभ है।
हम सभी को अच्छी तरह से जीना है और मैं आपको एक खुशहाल जीवन देना चाहता हूँ। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मैं उस समय मजबूत था या नहीं? अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। आदित्य ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। तुमने सब कुछ सुना। मीरा गुप्ता इतनी शर्मिंदा थी कि वह जमीन में कोई दरार ढूंढकर उसमें घुसना चाहती थी। आदित्य बिना कोई टिप्पणी किए मुस्कुराए। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ के कारण यदि मीरा गुप्ता धीरे से भी बोलती तो भी वह उसे स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। इस अंधेरे ज़ुक्सियन तलवार संरचना में भी आदित्य हर तलवार की ऊर्जा और हर तलवार के प्रक्षेपवक्र को महसूस कर सकता था। स्विश! अचानक अनजाने में एक तलवार ऊर्जा आ गई। उत्तर पश्चिम, हमला करो! आदित्य ने तुरंत याद दिलाया। मीरा गुप्ता ने अपने हाथ में युहेंग तलवार निकाली और अमरसंत क्षेत्र की आभा फूट पड़ी। तलवार दाव दिव्य शक्ति के 8वें स्तर को लेकर और तलवार ऊर्जा में टकरा गई। पफ! तलवार की ऊर्जा सीधे नष्ट हो गई। मीरा गुप्ता कोई फूलदान नहीं है। न केवल उनकी साधना अमरसंत क्षेत्र तक पहुंच गई है, बल्कि उन्होंने तलवार दाव दिव्य की साधना भी 8वें स्तर तक कर ली है। बस बात यह है कि आदित्य के सामने उसकी रोशनी थोड़ी मंद है। लेकिन अपने समकक्षों के बीच मीरा गुप्ता लगभग अपराजय हैं। आदित्य, तुम इसे इतनी स्पष्टता से कैसे समझ सकते हो? क्या आप भूल गए हैं कि मैं अल्कमी पवेलियन का पूर्वज हूँ? तो आप भी एक कीमियागर हैं। मीरा गुप्ता ने अपना मुंह खोला और आश्चर्य व्यक्त किया। आदित्य ने 3000 महामार्गों को समझ लिया है। वास्तव में आदित्य न केवल एक कीमियागर है, बल्कि एक अमर स्तर का पूर्ण कीमियागर भी है जो पहले ही गायब हो चुका है। दक्षिण पश्चिम दिशा, आक्रमण! अचानक आदित्य ने फिर याद दिलाया। बूम! मीरा गुप्ता ने अपने हाथ में तलवार तेजी से घुमाई और तुरंत ही एक और तलवार ऊर्जा का सफाया कर दिया। दोनों के बीच सहयोग उत्तम कहा जा सकता है। फिर तलवार की ऊर्जा अधिक से अधिक हो गई और धीरे धीरे स्वर्ग की 4 तलवारें भी बारी बारी से हमला करने लगीं और हजारों तलवारों में तब्दील हो गईं और हमले की गति मूसलाधार बारिश की तरह थी। यह कोई समाधान नहीं है। आदित्य और मीरा गुप्ता बहुत निष्क्रिय थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आदित्य तो टिक सकता है, लेकिन मीरा गुप्ता की आध्यात्मिक शक्ति जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो फिर तलवार पर विजय पाने के लिए सद्गुण का उपयोग करने के चरित्र को अंत तक निभाओ। आदित्य ने अपने हाथ में 9 हेवन तलवार को कसकर पकड़ लिया। तभी उसके शरीर में एक प्रबल तलवार शक्ति फूट पड़ी। एक तलवार अमर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। एक तलवार जीवन और मृत्यु का फैसला करती है। ज्वाला लहरों को विभाजित करती है और उन्हें निगल जाती है। तलवार स्वर्ग का द्वार खोलती है। आदित्य ने एक पागल की तरह अपनी तलवार की शक्ति एक साथ प्रकट कर दी। बूम बूम! तलवार की शक्ति एक बम की तरह फट गई, जिसने पूरे ज़ुक्सियन तलवार गठन पर कहर बरपा दिया। एक क्षण के लिए तलवारों की पंक्ति हिंसक रूप से कांप उठी। अटूट तलवार संरचना में वास्तव में दरारें थीं और यहाँ तक कि प्रकाश भी चमक रहा था। ये प्रभावी प्रतीत होता है, जारी रखो। आदित्य संतोष से मुस्कुराया। उसने सैकड़ों विचित्र अग्नि और दिव्य गड़गड़ाहटें बुलाईं। उन्होंने कैस ब्लू लोट्स और स्वर्गीय उत्सव बादलों को भी बुलाया। विचित्र आग भयंकर रूप से जल रही थी, दिव्य गर्जना हो रही थी और अराजकता नीला कमल ऐसी शक्ति के साथ फूट रहा था जिसे विनाश की शक्ति कहा जा सकता है। आदित्य ने अंतहीन भक्षण प्रतिभा को सक्रिय किया, लगातार ज़ुक्सियन तलवार संरचना की तलवार शक्ति को भस्म किया और फिर एक बार फिर अपनी तलवार शक्ति को उन्मुक्त किया। बूम! ज़ुक्सियन तलवार संरचना पागलपन से हिल रही थी। इस प्रकाश की चमक से मीरा गुप्ता की दृष्टि पुनः बहाल हो गई। उसने देखा कि आदित्य विभिन्न जादुई हथियारों का प्रयोग कर रहा है, अनंत तलवार शक्ति को अवशोषित कर रहा है तथा एक के बाद एक तलवारें चला रहा है और पूरी तलवार संरचना हिल रही थी। स्वर्ग की 4 तलवारें भी लगातार हिल रही थीं। तलवार के पैटर्न धुंधले थे और तलवार की ऊर्जा कमजोर थी, मानो उन्हें निचोड़कर सुखा दिया गया हो। इस समय आदित्य मानो संहारक देवता थे। चाहे ज़ुक्सियन तलवार संरचना कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आदित्य द्वारा किए गए ऐसे विनाश का सामना नहीं कर सकती थी। लोगों पर विजय पाने के लिए सद्गुण का प्रयोग करें और इसका प्रयोग सद्गुण से तलवारों पर विजय पाने के लिए भी किया जा सकता है। आदित्य के उत्पात के कारण ज़ुक्सियन तलवार संरचना में दरारें दिखाई देने लगी और यह टूटने लगी। प्रकाश की किरणें चमक उठी और अंधकार दूर हो गया। ज़ुक्सियन तलवार संरचना टूटने वाली है।
मीरा गुप्ता ने ठंडी हवा की सांस ली, उनकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी थीं। आदित्य की ताकत उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। उसने आदित्य के शरीर में कम से कम 3 रहस्यमय शक्तियों को महसूस किया और बची हुई शक्तियों से भी उसे डर लगने लगा। बैंग बैंग बैंग। अंत में आदित्य ने ज़ुक्सियन तलवार संरचना पर बारी बारी से प्रहार करने के लिए 9 हेवन तलवार ज़ुटियन आदित्य जूते का उपयोग किया, जो सरल और कठिन था। आदित्य के महत्वपूर्ण प्रहार के तहत ज़ुक्सियन तलवार संरचना अंततः बोझ सहन नहीं कर सकी। बंद का टूटने की एक तेज और चुभने वाली आवाज आई और पूरी तलवार संरचना सीधे टुकड़ों में टूट गई। ज़ुक्सियन तलवार संरचना का सरनी आधार पैटर्न मंद था और आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त थी, इसलिए इसे कम समय में फिर से सक्रिय करना असंभव था। ज़ुक्सियन तलवार संरचना के समर्थन के बिना ज़ुक्सियन 4 तलवारों की शक्ति में काफ़ी गिरावट आई और वे शक्तिहीन होकर हवा में लटके रहे, लेकिन उनमें अभी भी तेज तलवार ऊर्जा थी और वे स्पष्ट रूप से हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ओह, आप सभी बहुत सख्त हैं। क्या संयोग है, मुझे आपकी दृढ़ता पसंद है। आदित्य खुशी से मुस्कुराया। फिर उसने 9 हेवन तलवार जैसे सभी खजाने को एक तरफ रख दिया और केवल अपने जूते कसकर पकड़े हुए ज़ुक्सियन 4 तलवारों की ओर चल पड़ा। आदित्य, दुश्मन को कम मत आंको, मीरा गुप्ता ने याद दिलाया। चिंता मत करो, तुम्हारा आदमी अपनी सीमाएं जानता है। मेरा आदमी। मीरा गुप्ता का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उनके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, जिसे दबाना एक से भी ज्यादा मुश्किल था। बस जब आदित्य निकट आया तो ज़ुक्सियन 4 तलवारों ने बहुत प्रतिरोध किया और एक बार फिर तलवार की ऊर्जा और तलवार की शक्ति के साथ फट पड़े और आदित्य को पीछे धकेलने की कोशिश की। लेकिन आदित्य को इतनी आसानी से कैसे भेजा जा सकता था? उसकी आकृति चमक उठी और वह अचानक ज़ुक्सियन तलवार के सामने प्रकट हो गया। उसने अपने हाथ में जूता तेजी से घुमाया, जिससे उसकी छवियां उभर आईं। ज़ुक्सियन तलवार ने स्पष्ट रूप से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी और घबराहट में उसने आदित्य के जूते पर वार किया। पापा, एक कर्कश ध्वनि गूंजी और फिर एक धमाके के साथ जूता वास्तव में एक ऐसी ताकत के साथ फटा कि दुनिया हैरान हो गई और देवता रोने लगे। ज़ुक्सियन तलवार द्वारा संघनित तलवार ऊर्जा और तलवार बल सीधे नष्ट हो गए और फिर तलवार पर सटीक रूप से गिर गए। धमाका धमाका। ज़ुक्सियन तलवार टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह थी जो सीधे जमीन पर गिर रही थी। तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई, तलवार की रोशनी मंद हो गई, मानो वह स्क्रैप धातु में बदल गई हो। गुल्लू, मीरा गुप्ता दंग रह गईं। एक जूते ने ज़ुक्सियन तलवार को नष्ट कर दिया। तुम तीनों क्या कर रहे हो? आओ, हमला करो। आदित्य ने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ अन्य 3 तलवारों को देखा। हमेशा हिंसक रहने वाली लक्सियन तलवार इस समय वास्तव में हवा में जमी हुई थी। यदि वे बुद्धिमानी के साथ पैदा नहीं हुए होते तो भी ठीक था, लेकिन बुद्धिमानी होने के बाद वे सभी जानते थे कि आदित्य की शक्ति कितनी असामान्य थी और वह बहुत हिंसक था। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम बेकार हो। आदित्य ने सिर हिलाया और आह भरी। फिर उसने अपने जूते पकड़े और अन्य 3 तलवारों की ओर चला गया। अमर संहारक तलवार, अमर फंसाने वाली तलवार और अमर संहारक तलवार, तीनों तलवारें सचमुच हवा में कांप रही थीं, मानो वे डरी हुई हों। तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? मैं एक विद्वान हूँ, मैं लोगों को सद्गुणों से जीतने में विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी सद्गुणों से ही व्यवहार करता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आदित्य ने गंभीरता से कहा। यदि उन्होंने आदित्य के अत्याचारों को नहीं देखा होता तो वे सचमुच इस पर विश्वास करते। श्वा आदित्य ने अंतरिक्ष की शक्ति का प्रयोग किया। उनकी आकृति 3 तलवारों के ठीक सामने प्रकट हुई। तीनों तलवारें आदित्य का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से किनारे से बचने का फैसला किया और जल्दी से पीछे हटना चाहा। हालांकि आसपास का स्थान सील हो गया और लगातार सिकुड़ने लगा। तीनों तलवारों को इस हद तक दबाया गया कि वे विकृत हो गईं। अंतरिक्ष की शक्ति। क्या इस मानव ने वास्तव में अंतरिक्ष के नियम को समझ लिया है? ये सचमुच भयानक था। आदित्य ने उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और जूते को तेजी से हाथ में घुमाने लगा। पाह पाह पाह। तीनों तलवारें जोर से कांपने लगीं और तलवारों पर गड्ढे पड़ गए। तलवारों के नमूने लगातार टूटते जा रहे थे और वे लगभग कबाड़ में तब्दील होने ही वाले थे। एक विद्वान के रूप में मैं हमेशा लोगों को सद्गुणों से जीतने पर ध्यान देता हूँ।
इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको 3 विकल्प देता हूँ। मैं पहले ही बता दूं कि यह स्वतंत्र और लोकतांत्रिक है और ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। 1. मेरे पीछे मिमी के सामने आत्मसमर्पण करो। 2. मेरे पीछे मीरा गुप्ता के सामने आत्मसमर्पण करो। 3. मेरे पीछे गुप्ता परिवार के मुखिया के सामने आत्मसमर्पण करो। आदित्य ने बिना किसी देरी के पंप करते हुए कहा, ठीक है, आप निर्णय लेना शुरू कर सकते हैं। मैंने तुम्हें 3 विकल्प दिए हैं। मैं तुम्हारे प्रति बहुत दयालु हूँ। आदित्य ने अपनी शक्ति वापस ले ली। तीनों तलवारें बहुत पहले ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो चुकी थीं और हवा में तैरने की शक्ति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। आदित्य द्वारा दिए गए 3 विकल्पों का सामना करने पर उन्होंने कहा कि वे बहुत नाराज थे। मीरा गुप्ता भी उलझन में थीं। ये 3 विकल्प केवल अद्भुत ही कहे जा सकते हैं। क्या आप हिचकिचा रहे हैं? तो फिर चित्र बनाते रहो। जैसे ही आदित्य अपनी शक्ति लगाने वाला था, तीनों तलवारें मीरा गुप्ता की ओर एक झपट्टा के साथ उड़ीं और फिर आज्ञाकारी ढंग से मीरा गुप्ता के सामने तैरने लगीं। मिमी, मालिक को पहचानने के लिए खून टपकाओ, आदित्य ने संतोष से कहा। यह हल हो गया। मीरा गुप्ता को कुछ स्वप्नवत महसूस हुआ, लेकिन तीनों तलवारों ने प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से उसके खून टपकने का इंतजार करने लगी ताकि वे स्वामी को पहचान सकें। आदित्य, तुम आकर गुरु को धन्यवाद देने के लिए रक्त क्यों नहीं टपकाते? ये सब तुम्हारा श्रेय है। मीरा गुप्ता ने इस बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने गुरु को धन्यवाद देने के लिए अपना खून नहीं टपकाया, क्योंकि उसे लगा कि आदित्य झू जियान की 4 तलवारों का स्वामी बनने के लिए अधिक उपयुक्त था। आदित्य ने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि कार्य पूरा करने के बाद उसे पुरस्कार मिल सकता है, और पुरस्कारों में स्वाभाविक रूप से झू जियान की 4 तलवारें और झू जियान तलवार संरचना शामिल हैं। अब आप और मैं अविभाज्य हैं। जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो क्या यह मेरे लिए भी उन पर अधिकार करने के समान नहीं होगा? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अविभाज्य शब्द सुनकर मीरा गुप्ता थोड़ी उत्साहित और मन ही मन खुश हो गईं और उनकी खूबसूरत आंखों में आंसू भी आ गए। वह आदित्य से सचमुच बहुत प्रभावित हुई। ठीक है, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो और अभी भी रो रही हो। आदित्य उसके पास आया, उसके आंसू पोंछे और फिर उसे धीरे से सांत्वना दी। जल्दी करो और मालिक को धन्यवाद देने के लिए खून टपकाओ। आदित्य, धन्यवाद। मीरा गुप्ता का दिल इस समय पिघलने वाला था। वह इस आदमी को अपना सब कुछ दे देगी। आदित्य की निगाह के नीचे मीरा गुप्ता ने सफलतापूर्वक अपने गुरु को पहचानने के लिए खून टपकाया। तभी आदित्य ने जमीन पर पड़ी ज़ुक्सियन तलवार को देखा। हे उठ जाओ। आदित्य ने ज़ुक्सियन तलवार में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। ज़ुक्सियन तलवार थोड़ी सी संभली, लेकिन अगले ही पल आदित्य के जूते ऊपर आ गए। तुम्हारे 3 भाई बहनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब तुम अकेले बचे हो। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मुझे आपसे कारण के बारे में बात करनी होगी। विद्वानों ने हमेशा तलवार पर विजय पाने के लिए सद्गुण के प्रयोग पर जोर दिया है। ये सुनकर ज़ुक्सियन तलवार कांप उठी। आदित्य तो बस एक दुष्स्वप्न है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, लक्सियन तलवारें आत्मसमर्पण कर चुकी हैं और उनके बिना ज़ुक्सियन तलवार अपनी उचित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, और आदित्य के जूते भी पास ही हैं। तो ज़ुक्सियन तलवार ने संघर्ष करना छोड़ दिया और आज्ञाकारी रूप से मीरा गुप्ता के पास आ गई, जिससे मीरा गुप्ता को गुरु को पहचानने के लिए खून टपकने की अनुमति मिल गई। जल्द ही चारों ज़ुक्सियन तलवारें मीरा गुप्ता द्वारा जीत ली गईं। आदित्य ने हवा में सांस ली और ज़ुक्सियन तलवार संरचना का आधार उसके हाथ में प्रकट हुआ। मिमी, स्वामी को पहचानने के लिए तलवार संरचना के आधार पर रक्त टपकाओ। आदित्य ने इसे गुप्ता मिमी को सौंप दिया, लेकिन इस तरह से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। गुप्ता मिमी को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। नहीं, मैं तुम्हें समझ गया। उसके बाद आदित्य ने धीरे से गुप्ता मिमी के माथे को चूमा। नफरत, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना चालाक नहीं देखा। गुप्ता मिमी ने आदित्य की ओर आंखें घुमाईं और डांटा, लेकिन वास्तव में वह बहुत खुश थी। फिर गुप्ता मिमी ने स्वामी को पहचानने के लिए ज़ुक्सियन तलवार संरचना पर खून टपकाया। डिंग, परीक्षण उत्तीर्ण करने और निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। 300,000 वर्षों की साधना मूल्य
जुक्सियन 4 तलवारें उच्च स्तरीय होंगमैंग अमर हथियार जुक्सियन तलवार संरचना उच्च स्तरीय होंगमैंग अमर हथियार आदि ग्रीन लोड्स उच्च स्तरीय होंगमैंग अमर हथियार तलवार दाव दिव्य प्रतिभा 9वें स्तर तक समझी गई। अमर संघ क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड X100,000 अमर स्तरीय पूर्णता गोली X1 मिलियन होस्ट आदित्य साधना अमर संघ क्षेत्र महान सिद्धि अमर संघ क्षेत्र पूर्णता तक पहुंचने के लिए 600,000 वर्षों की साधना मूल्य की आवश्यकता होती है। खेती मूल्य 455,800 455 800 सिस्टम पुरस्कार आ गए हैं। बैंगनी हवेली में कई खजाने हैं। सबसे अधिक आकर्षक है आदि हरा कमल, जिसके पूरे शरीर पर विश्व को नष्ट करने वाली शक्ति फैली हुई है तथा चमकदार हरे रंग की रोशनी पूरे बैंगनी भवन को ढक लेती है। इसके अलावा जुक्सियन 4 तलवारें और जुक्सियन तलवार संरचना भी हैं। आनंददायक। आदित्य संतोष से मुस्कुराया। आदित्य, मुझे सारे लाभ मिल गए, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? मीरा गुप्ता ने असमंजस में पूछा। आदित्य मीरा गुप्ता को घूरता रहा, कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। एक क्षण के लिए मीरा गुप्ता का दिल जोरों से धड़क उठा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मीरा गुप्ता ने अपनी लार निगल ली और उसके पीछे चली गईं। इस समय उसे लगा कि आदित्य एक बड़ा दुष्ट भेड़िया है। ये देखकर आदित्य अपनी हंसी रोक नहीं सका। यद्यपि मीरा गुप्ता 100,000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रही हैं, फिर भी उनका दिमाग वास्तव में एक छोटी लड़की जैसा ही है। परिपक्व महिला का शरीर, लड़की का दिमाग। साल, देखो तुम कितने डरे हुए हो। आदित्य ने अपनी नज़रें हटा लीं और मीरा गुप्ता ने राहत की सांस ली। लेकिन किसी कारणवश वह थोड़ी निराश हो गई। नश्वर दुनिया में रोमांटिक उपन्यासों के कथानक के अनुसार अगला कदम नहीं होना चाहिए। स्वर्ग की 4 तलवारें और जुक्सियन तलवार संरचना सभी हाथ में है। मिमी, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। आदित्य ने मीरा गुप्ता का हाथ पकड़ा और विरासत वाली जगह छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद भौहों के साथ दिखाई दिया, लेकिन उसका शरीर भ्रम था, सिर्फ एक सांस थी। लेकिन एक सांस लेने पर भी लोगों को धड़कन महसूस होने लगी। अमर सम्राट द्वारा छोड़ी गई एक सांस। आदित्य ने उसे देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। ये गुप्ता परिवार के पूर्वज गुप्ता फैंग होना चाहिए। उनके युग में, यद्यपि अमर सम्राट का क्षेत्र भी बहुत दुर्लभ था, फिर भी वह अस्तित्वहीन नहीं था। पूर्वज, मीरा गुप्ता ने आश्चर्य से कहा। उसने स्वाभाविक रूप से पूर्वज का चित्र देखा था, जो इस भ्रामक आकृति के बिल्कुल समान था। क्या आप गुप्ता परिवार के वंशज हैं? आप प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आप इस व्यक्ति से बहुत बुरे हैं। शब्दों के अंत में गुप्ता फैंग ने आदित्य की ओर देखा। उन्होंने आदित्य को स्वर्ग की 4 तलवारों के खिलाफ लड़ते हुए और जुक्सियन तलवार संरचना को तोड़ते हुए देखा। आदित्य के शरीर में 3 शक्तियां होने से वह बहुत भयभीत हो गया। ये दुख की बात है कि वह विदेशी है। गुप्ता फैंग ने अपना सिर हिलाया और उसकी बूढ़ी आंखों में अफसोस की एक झलक दिखाई दी। इतना उत्कृष्ट जूनियर, यदि वह उसका वंशज होता तो कितना अच्छा होता। इसके अलावा इस युग में कोई अमर सम्राट नहीं है और ये दुखद है कि आदित्य का जन्म इसी युग में हुआ। एक वेल गिरती है और सभी चीजें जीवित हो जाती हैं। मुझे नहीं पता कि तुम उस समय तक जीवित रह पाओगे या नहीं। गुप्ता फैंग ने विरासत की भूमि के बाहर आकाश की ओर देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इस युग में कोई अमर सम्राट क्यों नहीं था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बदल सका, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। यहाँ तक कि इस मार्ग का मूल स्वामी भी इतिहास के मंच से हट गया। मीरा गुप्ता ने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मीरा गुप्ता ने उत्साह से सलामी दी। यद्यपि यह पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई एक सांस मात्र थी, लेकिन असली चेहरा देख पाना भी एक बड़ा सम्मान था। उठना, गुप्ता फैंग ने धीरे से कहा। इस पूर्वज के पास तुम्हारे लिए कोई अन्य विरासत नहीं है, केवल एक जादुई शक्ति बची है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे समझ पाते हैं या नहीं। ये तलवार चाल मुझे बुढ़ापे में समझ में आई, लेकिन दुर्भाग्य से युवा पीढ़ी को ये सिखाने से पहले ही मुझे इस आपदा का सामना करना पड़ा। गुप्ता फैंग को कुछ याद आ रहा था और वह थोड़ा डरा हुआ और अनिच्छुक महसूस कर रहा था। आपदा, ये कैसी विपत्ति थी कि महान अमर सम्राट भी प्रभावित हुए और गिर गए। आदित्य को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत पूछा। हालांकि गुप्ता फैंग चुप रहे।
जब आप उस बिंदु पर पहुंचेंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। इस तलवार की चाल को आप कितना समझ पाते हैं, यह आपकी प्रतिभा और भाग्य पर निर्भर करता है। गुप्ता फैंग हवा में कूद गया और फिर एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा और तलवार बल फट गया और तलवार भगवान ने 9वें स्तर को भी समझ लिया। तलवार के नियम हर जगह थे और आकाश कुछ देर के लिए घूम रहा था। हरे सांपों की 2 आस्तीनें, गुप्ता फैंग की आस्तीन से एक भयानक तलवार शक्ति फूट पड़ी जो 2 आकाश निगलने वाले हरे अजगरों में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि यह भयानक शक्ति पूरी विरासत वाली जमीन को निगल जाएगी। कितनी शक्तिशाली तलवार है, यहाँ तक कि आदित्य भी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मीरा गुप्ता ध्यान से देख रही थी, उन्हें जरा भी चैन की सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि गहन और जटिल तलवार कानून ने उसके सिर को थोड़ा चक्करदार बना दिया और इसे समझना मुश्किल था। डिंग, मेजबान के लिए 2 स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नैक्स की समझ। मेजबान ने 2 स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नैक्स को सफलतापूर्वक समझ लिया है। चूंकि मेजबान के पास अंतहीन भक्षण की प्रतिभा है, इसलिए 2 स्लीव्स ऑफ ग्रीन स्नैक्स का प्रदर्शन करते समय भक्षण शक्ति और भी प्रबल होगी। आदित्य की शक्तिशाली तलवार ऊर्जा ने भी मीरा गुप्ता का ध्यान आकर्षित किया। ये तलवार ऊर्जा ठीक वैसी ही है जैसी पूर्वज द्वारा अभी जारी की गई तलवार ऊर्जा है। क्या ये संभव है कि आदित्य को 2 आस्तीन वाला हरा सांप समझ में आ गया हो? यह विचार गुप्ता फैंग और मीरा गुप्ता के दिमाग में लगभग एक ही समय आया। लेकिन ये कैसे संभव है? एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में मीरा गुप्ता अच्छी तरह से जानती हैं कि 2 आस्तीन वाले हरे सांप का अभ्यास करना कितना कठिन है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि पूर्वज ने इसे केवल एक बार ही प्रदर्शित किया था। यदि इसे 10 बार भी प्रदर्शित किया जाता तो भी मीरा गुप्ता इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाती। बूम! जब मीरा गुप्ता और गुप्ता फैंग अविश्वास में थे, तभी आदित्य के शरीर से चमकदार नीली तलवार ऊर्जा की लहरें फूट पड़ीं। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा में अंतहीन भक्षण शक्ति निहित है। क्या? गुप्ता फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी अभिव्यक्ति लगभग जम गई। अमर सम्राट क्षेत्र में एक मजबूत आदमी के रूप में उसने अपना पूरा जीवन जिया है, उसने कौन सा दृश्य नहीं देखा है। लेकिन इस समय भी वह आदित्य की तलवारबाजी की प्रतिभा से आश्चर्यचकित था। 2 आस्तीन वाला हरा सांप। आदित्य की आंखें तेज थीं और उसने अपनी आस्तीनें बाहर निकाल दीं। गर्जन! शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा 2 विशाल हरे अजगरों में परिवर्तित हो गई, जो आकाश में अपने दांत और पंजे दिखाते हुए अत्यंत भयानक भक्षण शक्ति के साथ भड़क उठे। संपूर्ण विरासत स्थल ढह रहा है। यहाँ तक कि गुप्ता फैंग को भी ऐसा महसूस हुआ कि उसे किसी भी समय निगल लिया जाएगा और उसका शरीर कांपने से खुद को नहीं रोक सका। गुल्लू! गुप्ता फैंग ने सुस्त आंखों से अपनी लार निगल ली। यदि अभी वह चौंक गया था तो अभी वह भयभीत भी था। आदित्य ने न केवल कुछ ही सांसों में 2 आस्तीन वाले हरे सांप को समझ लिया, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाली भक्षण शक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी जब उसने स्वयं इसका प्रयोग किया था। कहने की जरूरत नहीं है, मीरा गुप्ता। उसने धुंधली आंखों से आदित्य की ओर देखा, उसकी लार लगभग बह निकली। आदित्य इतना उत्कृष्ट है कि उसे सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। उसे देखकर कौन स्त्री भ्रमित नहीं होगी। ऐसा राक्षस मेरे गुप्ता परिवार में शामिल होना चाहिए। लड़की, मैं तुम्हें भाग्यशाली होने का एक आखिरी मौका दूंगा। गुप्ता फैंग अचानक हंस पड़े। बस बात यह है कि मुस्कान थोड़ी अश्लील है। आदित्य ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और ढहती हुई विरासत वाली भूमि शांत हो गई। आदित्य जमीन पर आए, गुप्ता फैंग को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ गुप्ता, आपके उदार शिक्षण के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से इसे संजोकर रखूंगा और इसे आगे भी जारी रखूंगा। गुप्ता फैंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर आदित्य को उठाने के लिए स्वयं आगे बढ़े। आप सबसे प्रतिभाशाली तलवारबाज हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक कि अपने चरम वर्षों के दौरान भी मैं आपसे बहुत कमतर था। गुप्ता फैंग ने अपने दिल की गहराइयों से आह भरी। सीनियर गुप्ता बहुत तारीफ करते हैं, आदित्य ने विनम्रता से जवाब दिया। वह 2 आस्तीन वाले हरे सांप को इतनी जल्दी समझने में सक्षम हो गया, इसका सारा श्रेय इस प्रणाली को जाता है। जहाँ तक भक्षण शक्ति के इतने शक्तिशाली होने का प्रश्न है, तो इसका कारण उसकी अंतहीन भक्षण प्रतिभा है। मेरे छोटे दोस्त, मेरा एक अनुरोध है और मुझे आशा है कि तुम इसे स्वीकार करोगे। गुप्ता फैंग ने गंभीरता से कहा।
वरिष्ठ, मुझे बस इतना बताइए कि आपको क्या कहना है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं कभी मना नहीं करूंगा। यदि गुप्ता फैंग की शिक्षा न होती तो आदित्य को दो आस्तीन वाले हरे सांप को समझने का मौका नहीं मिलता, इसलिए वह अभी भी गुप्ता फैंग का आभारी था। अच्छा छोटे दोस्त, दो आस्तीन वाला हरा सांप का ये करतब मैंने अपने बुढ़ापे में बनाया था और यह मेरा सबसे गौरवपूर्ण काम भी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे जेल जाने के बाद मेरा छोटा दोस्त इसे मेरे गुप्ता परिवार के वंशजों तक पहुंचा सकेगा। यद्यपि उसे मरे हुए हजारों वर्ष हो चुके हैं, फिर भी गुप्ता फैंग अपने वंशजों को नहीं छोड़ सकता। भले ही सीनियर मुझे नहीं बताता, जूनियर बाहर जाने के बाद ये तलवार चाल गुप्ता परिवार के वंशजों को सौंप देगा। आदित्य के दिल में गुप्ता फैंग के प्रति सम्मान का भाव था। साधना की यात्रा क्रूर है और कई लोग अंत में निर्दयी या यहाँ तक कि हृदयहीन हो जाते हैं। गुप्ता फैंग जैसे भावी पीढ़ियों की परवाह करने वाले लोग बहुत दुर्लभ हैं। ठीक है, तो मुझे राहत मिलेगी। गुप्ता फैंग के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उन्हें खुशी थी कि उनकी सबसे गौरवपूर्ण तलवारबाजी इतिहास की लंबी नदी में दफन नहीं हुई। स्वर्ग और पृथ्वी की तबाही के बाद से वे अमर सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग लगभग एक ही दिन गिर गए और कई अन्य प्राचीन कुलों की अमर विरासतों को शायद फिर से दिन का प्रकाश देखने का कोई मौका नहीं मिला। छोटी दोस्त लड़की, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक आखिरी मौका है। जब आप साधना की अवस्था में प्रवेश करें तो बाहरी शक्तियों को अस्वीकार न करें। गुप्ता फैंग का शरीर तेजी से भ्रामक होता गया और किसी भी समय नष्ट हो सकता था। क्या अब भी सौभाग्य की संभावना है? आदित्य और मीरा गुप्ता ने एक दूसरे की ओर देखा। जाहिर है दोनों में से किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि दोनों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। वे तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और सांस छोड़ते हुए ऊर्जा छोड़ने लगे। ये देखकर गुप्ता फैंग संतोष से मुस्कुराए। बेटी, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे गुप्ता परिवार के लिए लड़ना होगा। अपनी बात समाप्त करते हुए गुप्ता फैंग ने मीरा गुप्ता के पेट की ओर देखा। यदि आप किसी पुरुष को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहते हैं तो सबसे पक्का तरीका है कि उसे पकने से पहले ही पका लें। बस गुप्ता फैंग ने अपने शरीर में शक्ति को संघनित किया और फिर हवा की धाराएं आदित्य और मीरा गुप्ता के शरीर में प्रवाहित हुईं। ये सब करने के बाद गुप्ता फैंग गिर पड़ा और उसका शरीर क्षीण होने लगा। आदित्य और मीरा गुप्ता को एक ही समय पर महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरा शरीर क्यों गर्म होता जा रहा है, विशेषकर पेट के निचले हिस्से में। दोनों ने एक साथ अपनी आंखें खोलीं। राख से राख, धूल से धूल, सारी समृद्धि मुट्ठी भर महीन रेत के समान है। मेरी दोस्त, मेरी लड़की, मुझे आशा है कि तुम इस स्वर्गीय प्रतिबंध को तोड़ सकोगी और गौरवशाली युग को नया आकार दे सकोगी। शब्दों के गिरने के बाद गुप्ता फैंग का आकार पूरी तरह से गायब हो गया। पूर्वज, मीरा गुप्ता जाने को बहुत अनिच्छुक थीं। यद्यपि उसने पूर्वज के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया, फिर भी वह युवा पीढ़ी के प्रति पूर्वज की चिंता को महसूस कर सकती थी, जो एक अच्छा इरादा था। वरिष्ठ, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपदा क्या है, मैं निश्चित रूप से इस परी दुनिया को अपने चरम और समृद्धि पर लौटने दूंगा। आदित्य की आंखों में एक दृढ़ ज्योति चमक उठी। उसे अमर सम्राट के राज्य का अनुभव अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह अफसोस की बात होगी। आदित्य, क्या तुम्हें अपना पूरा शरीर गर्म लग रहा है? मीरा गुप्ता का चेहरा पके आड़ू की तरह गुलाबी होता गया। मैंने सोचा केवल मैं ही हूँ। आदित्य और मीरा गुप्ता ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों लगभग अपना होश खो बैठे। मीरा गुप्ता को पहले से ही पसीना आ रहा था और उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा, दूध जैसी। मौका, अरे, तो सीनियर का यही मतलब था। आदित्य ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। आदित्य, मैं हॉट हूँ। मीरा गुप्ता पहले ही उसकी बाहों में आ चुकी है। मिमी, यह अच्छा नहीं है ना? बात मत करो, मुझे चूमो। प्राचीन वंश, शर्मा परिवार। दानव लोक में युद्ध की समाप्ति के बाद से पूरा शर्मा परिवार अवसाद की स्थिति में है और कबीले के सदस्य एक दुखद माहौल में हैं। उनके शर्मा परिवार के मुखिया की हत्या आदित्य ने कर दी थी। पूर्वजों के क्लोनों में से एक को भी आदित्य ने नष्ट कर दिया था। ऐसा कहा जा सकता है कि शर्मा परिवार का मान सम्मान खत्म हो गया है, लेकिन उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं है।
जब पूर्वज का शरीर एकांतवास से बाहर आता है तभी वह आदित्य से मुकाबला कर सकता है। बूम! अचानक पीछे के पहाड़ से एक तेज सांस की आवाज आई जिससे जमीन कांप उठी। क्या ये पूर्वज एकांतवास से बाहर आने वाले हैं? बड़े लिंग जेहान उत्साहित थे और पीछे के पहाड़ की ओर देख रहे थे। कबीले के सदस्यों की आंखें भी चमकदार थीं। क्या पूर्वज अंततः एकांतवास से बाहर आने वाले हैं? वे अपने पूर्वज के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक पूर्वज एकांतवास से बाहर आते हैं तब तक उनका शर्मा परिवार अपने दिल की दुर्गंध निकाल सकता है। शक्तिशाली श्वास आकाश में फैल गई और चमकदार दिव्य प्रकाश पृथ्वी पर चमक उठा। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भाव शून्य पीछे के पहाड़ से बाहर आया। उसकी बूढ़ी आंखों में एक भयंकर मारक रोशनी चमक रही थी। वृद्ध व्यक्ति से अमर संत लोक की चरम साधना की आभा निकलती थी, जिससे उसके चारों ओर की हवा स्थिर हो जाती थी और समय रुका हुआ सा प्रतीत होता था। स्विश स्विश स्विश! राघव शर्मा और अन्य लोग दौड़कर आए और फिर सभी जमीन पर घुटने टेक दिए। हम पूर्वजों का एकांतवास से बाहर आने पर स्वागत करते हैं। राघव शर्मा और अन्य लोग फूट फूट कर रोने लगे। वे आधे साल से निराश थे और अब वे अंततः पूर्वज के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। पूर्वज, कृपया मेरे शर्मा परिवार के लिए कोई निर्णय लें। वह आदित्य घमंडी और दबंग है। उसने न केवल परिवार के मुखिया को मार डाला बल्कि मेरे शर्मा परिवार का भी अपमान किया। कृपया हमारे खून के झगड़े का बदला लेने के लिए स्काईफ्लो संप्रदाय को मारने के लिए हमारा नेतृत्व करें। राघव शर्मा रोया, उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे क्रूर होता गया। कृपया मेरे शर्मा परिवार के लिए कोई निर्णय लें। बाकी बुजुर्ग और शिष्य भी चिल्लाए। उनका शर्मा परिवार आदित्य के साथ मौत से लड़ रहा है। यदि वे आदित्य को नहीं मार सके तो उनका शर्मा परिवार परिलोक में हंसी का पात्र बन जाएगा। भीष्म शर्मा ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ लीं और 2 ठंडी किरणें निकालीं। उसके मन में आदित्य की आकृति प्रकट हुई और उसके शरीर से एक भयावह हत्यारी आभा फूट पड़ी। जानलेवा माहौल से घिरे हर किसी को अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। यहाँ तक कि आसमान भी बहुत अंधेरा था, बिजली चमक रही थी और जमीन पर दरारें पड़ने के हल्के निशान थे। चूंकि इस पूर्वज ने एकांतवास से बाहर आने का निर्णय लिया है, इसलिए मेरा आदित्य को आसानी से बाहर आने देने का कोई इरादा नहीं है। चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो, मैं आदित्य को मार डालूंगा। भीष्म शर्मा की आवाज ठंडी थी और उन्होंने एक एक शब्द कहा। सभी कुलों के लोग जो अमर आदरणीय क्षेत्र और उससे ऊपर की महान सफलता तक पहुंच चुके हैं, अमर को मारने, आदित्य को मारने और स्काईफ्लो संप्रदाय को नष्ट करने के लिए इस पूर्वज का अनुसरण करते हैं। भीष्म शर्मा की आंखें भर आईं और सभी कुलवासी उत्साहित हो गए। तब भीष्म शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों हजारों बलवान पुरुषों ने अमर की ओर धावा बोल दिया। रास्ते में आने वाली सभी प्रमुख सेनाएं भयभीत थीं। वह भीष्म शर्मा हैं, शर्मा परिवार के पूर्वज। भीष्म शर्मा का असली शरीर एकांतवास से बाहर आ गया है। हे भगवान, क्या शर्मा परिवार स्काईफ्लो संप्रदाय के साथ मौत तक लड़ने जा रहा है? कहने की जरूरत नहीं, शर्मा परिवार के मुखिया को आदित्य ने मार डाला और भीष्म शर्मा के एक क्लोन को भी मार डाला। शर्मा परिवार इसे कैसे जाने दे सकता था? शर्मा परिवार ने अपनी सारी ताकत जुटा ली है। सैकड़ों हजारों बलवान अमर हो गए हैं। कितने वर्षों से हमने ऐसा दृश्य नहीं देखा। विभिन्न प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली लोग केवल दूर से ही देखने का साहस कर रहे थे तथा निकट जाने का साहस नहीं कर रहे थे। शर्मा परिवार स्पष्टतः गुस्से में था और कोई भी इस नाजुक क्षण में बंदूक उठाने को तैयार नहीं था। भीष्म शर्मा अंततः एकांतवास से बाहर आ गए हैं। लड़के, तुम्हारी मौत आ रही है। सिंह परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मुस्कुराए। शुरुआत में तो वह भाग्यशाली रहा कि वह बच गया और उसकी जान बच गई, लेकिन आदित्य द्वारा लाई गई शर्म ने उसे और देर तक रोके रखा। अब जबकि शर्मा परिवार ने स्काईफ्लो संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा कर दी है, महेंद्र सिंह स्वाभाविक रूप से इसे देखकर खुश हैं। वह चाहता था कि आदित्य जल्दी मर जाए। विरासत की जमीन में आदित्य और मीरा गुप्ता भी जाग गए। मीरा गुप्ता अभी भी आदित्य की बाहों में लिपटी हुई थीं और उनके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। मिमी, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मीरा गुप्ता ने धीरे से जवाब दिया। बस तुम थोड़े ज्यादा असभ्य हो। मीरा गुप्ता ने आदित्य की ओर आंखें घुमाईं और फिर अपने कपड़े पहन लिए।
आदित्य ने भी अपने कपड़े पहन लिए। अब पीछे मुड़कर देखने पर अभी भी थोड़ा उत्साह है। टोंग जी, हमें विरासत की जमीन में प्रवेश किए हुए कितना समय हो गया है? आदित्य ने सिस्टम से पूछा। मेजबान को जवाब, 3 महीने और 9 दिन बीत चुके हैं। 3 महीने से अधिक समय बीत गया है। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। सोच रहे होंगे कि नंदिनी उत्सुकता से इंतजार कर रही होगी, है ना? उसके और मीरा गुप्ता के बीच ऐसी ही एक घटना घटी थी और वह नहीं जानता था कि नंदिनी को कैसे बताए। लेकिन सौभाग्य से नंदिनी ने मीरा गुप्ता को स्वीकार कर लिया था। वैसे सिस्टम, तुमने इसे उसी समय क्यों नहीं रोका? उस थोड़े से नशे के असर को दूर करना तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए था, है ना? आदित्य सिस्टम पर दोष मरने को तैयार थे। आह मेजबान, आपके शरीर में पंगु और जुलोंग वंश है, तो क्या दवा का वो जरा सा असर मिनटों में खत्म नहीं हो जाएगा? लेकिन मेजबान टोंग जी, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? आदित्य ने विषय बदल दिया और व्यवस्था को धमकी दी। होस्ट, शांत हो जाए। ये सब टोंगजी की गलती है कि वह आपको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपने ऐसा बेतुका काम किया। टोंगजी जरूर इस पर विचार करेगा। ये हुई ना बात। आदित्य संतोष से मुस्कुराया। तुम अभी भी हंस रहे हो? मीरा गुप्ता ने आदित्य की मुस्कुराहट देखी और सोचा कि वह उन पर हंस रहा है, क्योंकि अब वह बहुत अस्वाभाविक ढंग से चल रही थी। इसका एक कारण ये था कि यह उसका पहला अनुभव था। दूसरा कारण ये था कि आदित्य बहुत उग्र था। हे मिमी, हमें बाहर जाना चाहिए। अगर हम बाहर नहीं गए तो चुन लाओ और बाकी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आदित्य ने मीरा गुप्ता का समर्थन करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तब, दुष्ट। मीरा गुप्ता ने यह बात भले ही कही हो, लेकिन उनका दिल शहद की तरह मीठा था। विरासत की जमीन के बाहर शालिनी गुप्ता अब और इंतजार नहीं करने वाली थीं। इतना समय हो गया है, अब कोई दुर्घटना नहीं होगी, है ना? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। शालिनी गुप्ता ने विरासत में मिली जमीन को देखा और मन ही मन निर्णय लिया। पूर्वज, नहीं, तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो चुका है। यदि तुम बलपूर्वक अंदर घुसोगे तो तुम निश्चित रूप से सील निर्माण को गति प्रदान कर दोगे। महान बुजुर्ग गुप्ता हुआए और अन्य लोगों ने राजी किया। भले ही सील टूट जाए, भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊं, मुझे अंदर जाना ही होगा। मेरे दोस्त और लड़की को परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। गुप्ता हुआई, जब मैं विरासत की भूमि में प्रवेश करूंगा तो परिवार का प्रबंधन आपके द्वारा किया जाएगा। शालिनी गुप्ता ने बिना कोई सवाल किए ऑर्डर कर दिया। मैं शिष्य पूर्वज की आज्ञा का पालन करेगा। गुप्ता हुआई ने आह भरी, पूर्वज के आदेश की अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सका। तत्पश्चात शालिनी गुप्ता ने अपने शरीर में शक्ति जुटाई और विरासत की भूमि की ओर चल पड़े। स्विश! इसी समय विरासत की भूमि के प्रवेश द्वार से एक जोरदार आवाज आई। कानून पैदा हुए, शक्ति प्रवाहित हुई और एक विशाल द्वार का निर्माण हुआ। दरवाजे से 2 व्यक्ति बाहर निकले। वे आदित्य और मीरा गुप्ता थे। आदित्य ने मीरा गुप्ता का समर्थन किया और सबके सामने आए। इस समय मीरा गुप्ता 3 महीने पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग थीं। मीरा गुप्ता के चेहरे की लाली अभी पूरी तरह गायब नहीं हुई है। वह ज्यादा पानीदार और मोटी लग रही हैं। वह लंगड़ा कर चलती हैं, जो बहुत ही बेढंगा लगता है। सभी ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि क्या यह अभी भी परिवार का वही मुखिया है जो हमेशा वही कहता था जो उसका मतलब होता था। लड़की, युवा मित्र। जैसे ही उसने आदित्य और मीरा गुप्ता को देखा, शालिनी गुप्ता बहुत खुश हो गई। उसका बूढ़ा चेहरा उत्साहित हो गया और उसका दिल आखिरकार शांत हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें विरासत मिली या नहीं, जब तक मीरा गुप्ता और आदित्य सुरक्षित और स्वस्थ थे। ग्रैंड मास्टर, आदित्य और मैंने आपको चिंतित कर दिया है। मीरा गुप्ता ने अपनी चाल को यथासंभव सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी अजीब लग रही थी, जिसने कुछ देर के लिए सभी की उलझन भरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। शालिनी गुप्ता ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है, जब तक आप सुरक्षित हैं। ये सुनकर मीरा गुप्ता के दिल को गर्मी महसूस हुई। लड़की, तुम्हारे शरीर में युआन यिन क्यूई। शालिनी गुप्ता को जल्द ही कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। वह मीरा गुप्ता के शरीर में युआन यिन क्यूई को भी महसूस नहीं कर सका। इसका मतलब यह है कि मीरा गुप्ता अब परफेक्ट बॉडी वाली नहीं रहीं। ग्रैंड मास्टर, आदित्य और मैं
मीरा गुप्ता शर्मा गईं और बोलने में झिझकने लगीं। आदित्य ने मीरा गुप्ता को अपनी बाहों में भर लिया। ग्रैंड मास्टर, मैं मिमी की जिम्मेदारी लूंगा। आदित्य ने अपना नाम बदलकर शालिनी गुप्ता रख लिया और मीरा गुप्ता के नाम पर ग्रैंड मास्टर रख लिया। ये पहले से ही सब कुछ स्पष्ट करता है। अरे बाप रे, क्या यह इतना रोमांचक है? इसका मतलब यह है कि साथी दाववादी ये अब मेरे गुप्ता परिवार का दामाद है। सभी बुजुर्ग और शिष्य आदित्य और अन्य लोगों को तरबूज खाने की नज़र से देख रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, शालिनी गुप्ता बहुत खुश हुई और उन्होंने 3 बार अच्छा कहा। दरअसल वह लंबे समय से चाहते थे कि मीरा गुप्ता आदित्य को ले जाएं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की इतनी प्रतिस्पर्धी होगी। बच्चे, भविष्य में ये तुम्हारा घर होगा। यदि कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा तो मेरा गुप्ता परिवार सबसे पहले ऐसा करने से इनकार कर देगा। शालिनी गुप्ता के चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी और वह आगे बढ़कर आदित्य के कंधे पर थपथपाने लगीं। ग्रैंड मास्टर, आपने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं शादी नहीं कर सकता। मीरा गुप्ता थोड़ी खुश हुई। लड़की, मैं कैसे नहीं जान सकता कि तुम्हारा दिल कितना खूबसूरत है। शालिनी गुप्ता जोर से हंस पड़ीं। पुराने पूर्वज, आप बहुत परेशान करने वाले हैं। मीरा गुप्ता के छोटे छोटे विचार सामने आ गए थे और वह बहुत शर्मीली थीं। हम यहाँ दामाद का स्वागत करने आए हैं। बुजुर्ग गुप्ता हुआई बहुत भावुक थे और उन्होंने सलामी देने में अगुवाई की। तब सभी बुजुर्गों और शिष्यों ने आदित्य को नमस्कार किया। प्रणाम दामाद। आदित्य को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। 3 महीने से भी अधिक समय पहले तक उनका गुप्ता परिवार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वह गुप्ता परिवार के दामाद बन गए हैं। ये सचमुच थोड़ा जादुई है। सभी लोग विनम्र हैं, कृपया जल्दी से खड़े हो जाइए। आदित्य ने अपनी आस्तीनें हिलाईं और अचानक कोमल शक्ति ने सभी को ऊपर उठा लिया। बेटी, विरासत की जमीन में तुम्हारी प्रगति कैसी है? प्रगति, बस ठीक वैसा ही जैसा पूर्वज सोचते थे। बेटी, मैं पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत के बारे में पूछ रहा हूँ, तुम क्या सोच रही हो? शालिनी गुप्ता ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। यही तो पूर्वज ने पूछा था। मीरा गुप्ता का चेहरा लाल हो गया। पता चला कि उन्होंने गलत समझा था, लेकिन उसके मन में शर्मीले दृश्यों की एक श्रृंखला उभर आई। मुझे कहना होगा कि वह सचमुच बहुत उग्र है। लड़की, तुम क्यों हैरान हो? ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था 3 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। आप डेटिंग शुरू करते ही बेवकूफ़ क्यों बन गईं? शालिनी गुप्ता ने हंसते हुए चिढ़ाया। मीरा गुप्ता शर्माते हुए आदित्य की बाहों में समा गईं। ये देखकर आदित्य मुस्कुराया और शालिनी गुप्ता को जवाब दिया, पूर्वज, हमने अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत पहले ही प्राप्त कर ली है। ये सुनकर शालिनी गुप्ता की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर उन्होंने अपनी लार निगल ली और अविश्वास से पूछा, आदित्य, तुमने कहा था कि तुम्हें अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई विरासत मिली है। बुजुर्गों और शिष्यों ने भी अपनी सांस रोक ली और आदित्य की ओर देखा। ये सही है, आदित्य ने उदारतापूर्वक स्वीकार किया। पैतृक विरासत सचमुच मिल गई। हा, अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। भगवान मेरे गुप्ता परिवार को आशीर्वाद दें। शालिनी गुप्ता जोर से हंस पड़ीं। आज का दिन उनके लिए इतने वर्षों में सबसे खुशी का दिन है। उन्हें न केवल अपना दामाद आदित्य मिला, बल्कि पैतृक संपत्ति भी मिली। सभी की निगाहों के सामने मीरा गुप्ता ने स्वर्ग की 4 तलवारें और जक्सियन तलवार संरचना को बुलाया। लेकिन तलवार की ऊर्जा कमजोर है और तलवार का नियम दुर्लभ है। अगर आप ध्यान से न देखें तो आपको लगेगा कि यह रद्दी धातु का ढेर है। क्या ये स्वर्ग की 4 तलवारें हैं? ये सही नहीं है। स्वर्ग की 4 तलवारें प्राचीन कलाकृतियां हैं। जुक्सियन तलवार संरचना के साथ संयुक्त होने पर उनकी शक्ति सर्वोच्च श्रेणी के होंगमंग अमर कलाकृति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। दीर्घायु के अमर ताबूत की तुलना में भी यह ज्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 4 तलवारें वैसी नहीं दिखतीं। सभी लोग भौंचक के रह गए और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि शालिनी गुप्ता ने स्वर्ग की 4 तलवारों और जुक्सियन तलवार संरचना को घूर कर देखा। यद्यपि तलवार कानून दुर्लभ है, ये सामान्य तलवार कानूनों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। जुक्सियन तलवार संरचना ने उसे अत्यंत भयानक शक्ति प्रदान की। यह जुक्सियन 4 तलवारें और जुक्सियन तलवार संरचना है। शालिनी गुप्ता ने उत्साहित होकर कहा, क्या?
ग्रैंड मास्टर, क्या आप निश्चित हैं कि ये असली ज़ुक्सियन 4 तलवारें हैं? हर कोई आश्चर्यचकित था। अहम, यह इस तरह है। आदित्य द्वारा क्षीण किए जाने के बाद ज़ुक्सियन 4 तलवारों और ज़ुक्सियन तलवार संरचना की तलवार ऊर्जा कमज़ोर हो गई और कानून दुर्लभ हो गए। पोषण की एक अवधि के बाद वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे। मीरा गुप्ता ने सभी का परिचय कराया। क्या इसे आदित्य ने सूखा दिया था? इस बार शालिनी गुप्ता को भी उसका अनुमस्तिष्क थोड़ा सिकुड़ता हुआ महसूस हुआ। बेटी, तुमने उन्हें मारने के लिए क्या इस्तेमाल किया? इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ? शालिनी गुप्ता ने हैरानी से पूछा। अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आप इस पर विश्वास न करें। आदित्य ने उन्हें जूतों से पीटा। मीरा गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। आदित्य ने जूतों का इस्तेमाल करके प्राचीन कलाकृति को कबाड़ के ढेर में बदल दिया। यदि यह बात दूसरों को बताई जाए तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। वास्तव में यह इतना हिंसक नहीं था। अंत में उन्होंने स्वेच्छा से मिमी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आदित्य ने समझाया। ये सुनकर स्वर्ग की 4 तलवारों का तलवार शरीर कांप उठा, लेकिन आपत्ति करने की हिम्मत नहीं हुई। पालतू बनाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मिमी को पैतृक विरासत में मिली है। स्वर्ग की 4 तलवारों और ज़ुक्सियन तलवार संरचना की मदद से मिमी की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। शालिनी गुप्ता ने उत्साहित और बहुत प्रसन्न होकर कहा, लेकिन उन्हें लगा कि उन्होंने आदित्य के साथ अनुचित व्यवहार किया है। आखिरकार आदित्य मीरा गुप्ता के साथ विरासत की जमीन पर तो गया, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन अब आदित्य और मीरा गुप्ता अविभाज्य हैं, इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ या नहीं। और जो बात उन्हें पता नहीं है वह यह है कि आदित्य ने स्वर्ग की 4 तलवारें और ज़ुक्सियन तलवार संरचना भी प्राप्त की है। पूर्वज, कुलपिता, यह अच्छा नहीं है। भीष्म शर्मा एकांतवास से बाहर आ गए हैं और उन्होंने कबीले के बलवान लोगों को भी अमर के पास लाकर स्काईफ्लो संप्रदाय को नष्ट करने की शपथ ली है, जहां मेरा दामाद है। इसी समय एक जासूस तेजी से आया और उसने जल्दी जल्दी आवाज में खबर दी। अमर, स्काईफ्लो संप्रदाय। भीष्म शर्मा उन्हें मारने के लिए 300,000 से अधिक शक्तिशाली सैनिकों के साथ आए। जिस समय भीष्म शर्मा और अन्य लोग अमरलोक में पहुंचे, कालभक्ष ने स्पष्ट रूप से इसका अनुभव किया। परिणामस्वरूप प्रमुख शिखर गुरु, बुजुर्ग और शिष्य एक के बाद एक दुश्मन का सामना करने की तैयारी में निकल पड़े। संप्रदाय की गुरु गर्भवती हैं और उनके चाचा संप्रदाय में नहीं हैं। वे भीष्म शर्मा और अन्य लोगों को कैसे घुसने दे सकते हैं? शहर की दीवार पर सोमनाथ के नेतृत्व में सैकड़ों लोग थे जो स्काईफ्लो संप्रदाय के मुख्य कार्यकर्ता थे। 10 साल से अधिक समय तक एकांतवास के बाद सोमनाथ और लिविया दोनों अमर क्षेत्र में पहुंच गए। नंदिनी भी उनमें से एक थी। उसने अपना पेट आगे बढ़ाया और उसके पेट में पल रहा बच्चा पहले से ही अमर संत लोक के बहुत करीब था। मुझे डर है कि उसे सफलतापूर्वक पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बेटी, क्या तुम्हें लगता है कि आदित्य को सूचित करना जरूरी है? सोमनाथ ने नंदिनी से पूछा। नंदिनी ने एक क्षण सोचा और अंततः अपना सिर हिलाया। शर्मा परिवार की वर्तमान ताकत को देखते हुए वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्काईफ्लो संप्रदाय में वह और कालभक्ष यहाँ हैं। उनकी साधना का स्तर अमर संत क्षेत्र तक पहुँच गया है। कालभक्ष के शरीर में भयंकर पशुओं का रक्त बहता है और उसमें अनंत भक्षण की क्षमता है। भले ही वह भीष्म शर्मा को पराजित न कर सके, फिर भी वह उन्हें रोक सकता है। जहां तक शर्मा परिवार के बाकी सदस्यों का सवाल है, वे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो फिर आओ हम सब मिलकर लड़ें। तो प्राचीन कबीले के बारे में क्या तुम सचमुच सोचते हो कि स्काईफ्लो संप्रदाय को धमकाना आसान है? सोमनाथ ने ठंडी सांस ली। उसकी बूढ़ी आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे। रंबल शून्य अचानक ढह गया और बिखर गया। भीष्म शर्मा 300,000 से अधिक आदिवासियों के साथ पहुंचे। बढ़ती हुई जानलेवा आभा आसमान में फैल गई, जिससे लोग भयभीत हो गए। विशेषकर भीष्म शर्मा के शरीर से निकलने वाली आभा 1,00,000 पर्वतों के समान थी, जिससे दबे हुए लोग हौंफ रहे थे। स्काईफ्लो संप्रदाय। भीष्म शर्मा का चेहरा उदास था और उनकी हत्या की मंशा स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल क्यों है?
महान बुजुर्ग राघव शर्मा ने संदेह से पूछा। दूसरों को भी यह बात साफ तौर पर महसूस हुई, ये वाकई बहुत अमीर है। यह मेरे शर्मा परिवार के आभामंडल से भी ज्यादा अमीर लगता है। भीष्म शर्मा की आंखों में भी भ्रम की चमक थी। ऐसा लगता है कि स्काईफ्लो सेक्ट का उदय कोई दुर्घटना नहीं है। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो स्काईफ्लो सेक्ट में एक खजाना होना चाहिए। स्काईफ्लो संप्रदाय के नष्ट हो जाने के बाद ये स्थान मेरे शर्मा परिवार का होगा। भीष्म शर्मा की आंखें लालच से भर गईं। फिर भीष्म शर्मा ने नगर की दीवार की ओर देखा और अंततः उनकी नज़र नंदिनी पर पड़ी। भीष्म शर्मा ने राक्षसी महारानी का नाम सुना था। इसके अलावा अमरता का अमर ताबूत भी नंदिनी के शरीर पर है। यदि हमें अमरता का अमर ताबूत मिल जाए तो सारी क्षति की भरपाई हो सकती है। आदित्य कहाँ है? क्या ये संभव है कि वह काया बनना चाहता है? जिस क्षण उसने फेयू को मारा उसे परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। भीष्म शर्मा उदास होकर ठंडे स्वर में बोले, वाह, तुम बूढ़े हो लेकिन मेरे स्वामी को चुनौती देने के लायक हो। तुम्हें इसकी भी परवाह नहीं कि तुम किस किस्म के प्याज हो। हाँ, तुम मेरे स्वामी के प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं हो। कालभक्ष, वीर और अन्य लोगों ने उत्तर दिया। ये लोग वास्तव में यह नहीं सोचते कि वे महान हैं क्योंकि वे प्राचीन जनजाति से हैं, है ना? क्या ये संभव है कि अंत में वह स्काईफ्लो संप्रदाय की रक्षात्मक संरचना को भी नहीं तोड़ पाएगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक अहंकारी और अज्ञानी आदमी की, हमारे पूर्वजों के प्रति अनादर करने की? आओ मरो। महान बुजुर्ग राघव शर्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। प्रकाश की दो ठंडी किरणें निकलीं और फिर अमर संत क्षेत्र में महान साधना की आभा उनके शरीर से फूट पड़ी। मैंने उसे उछलते हुए, तुरंत शून्य को भेदते हुए, शहर की दीवार पर खड़े लोगों की ओर दौड़ते हुए देखा। अपने पूर्वजों के समर्थन से वह लापरवाह हो सकता है और इससे निपट सकता है। भीष्म शर्मा ने उन्हें नहीं रोका। इस बार यहाँ आने का केवल एक ही उद्देश्य है और वह है आदित्य को मारना और स्काईफ्लो संप्रदाय को नष्ट करना। बस खेलना शुरू करो, इतनी बकवास की कोई जरूरत नहीं है। क्या मूर्ख है? राघव शर्मा को अपनी ओर दौड़ते देख कालभक्ष और अन्य लोग उसे मूर्खों की तरह देखने लगे। साथ ही मैं उत्सुकता से ये भी देख रहा था कि आगे क्या होगा। शर्मा परिवार को कैसे पता चलेगा कि स्काईफ्लो संप्रदाय का रक्षात्मक गठन कितना शक्तिशाली था? मास्टर, जेहान आपसे बदला लेने के लिए यहाँ है। राघव शर्मा क्रूर दिख रहे थे और गुस्से से दहाड़ रहे थे। अमर संत क्षेत्र के दाचेंग साधना क्षेत्र की आभा इतनी हिंसक थी कि आसपास के सैकड़ों मील तक का शून्य बिखर गया। बस अचानक स्काईफ्लो संप्रदाय का रक्षात्मक गठन शुरू हो गया। ओह, रक्षात्मक संरचना! भीष्म शर्मा ने उसे देखा। उनकी आंखें अभी भी शांत थीं। जहां तक वह जानता था, संपूर्ण अमर लोक में सबसे मजबूत रक्षात्मक संरचना भी अमर संत लोक में उच्च स्तर की साधना वाले शक्तिशाली व्यक्ति को रोकने में कठिन होगी। इसलिए उन्होंने मात्र रक्षात्मक संरचना पर भी ध्यान नहीं दिया। इसे मेरे लिए तोड़ दो। राघव शर्मा ने एक हथेली से स्ट्राइक किया। फॉर्मेशन का चयन और बचाव जमकर किया। टकराना। जब हथेली रक्षात्मक संरचना से टकराई तो एक धीमी सी आवाज हुई। पफ! अगले ही पल राघव शर्मा की हथेली रक्षात्मक संरचना द्वारा सीधे नष्ट कर दी गई। वाल्फा! राघव शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका शरीर हवा में जम गया। कुछ गड़बड़ है। भीष्म शर्मा ने भौहें चढ़ाईं और कार्रवाई करने ही वाले थे, लेकिन राघव शर्मा पहले ही भारी प्रतिक्रिया से घबरा गए थे। पूफ! राघव शर्मा चीख पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से भरी थीं। क्या उनके अमर संत क्षेत्र का मांसल शरीर वास्तव में रक्षात्मक संरचना से प्रतिक्रिया का सामना करने में असमर्थ था? राघव शर्मा का शरीर टूट गया था और खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर बेबस होकर बाहर निकल आया और फिर जोर से जमीन पर गिरा। गुल्लू! महान बुजुर्ग! सभी लोग स्तब्ध थे और उनके मुंह कांप रहे थे। किसकी रक्षात्मक संरचना इतनी भयानक रूप से शक्तिशाली है? ये कैसे संभव है? भीष्म शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। मुझे डर है कि अगर वह कार्रवाई भी करता है तो एक पल में स्काईफ्लो संप्रदाय के रक्षात्मक गठन को तोड़ना मुश्किल होगा। हा, अभी तो तुम बहुत शोर नहीं मचा रहे थे। भाई, क्या तुम ये नहीं समझते? कुत्ता जितना जोर से भौंकता है उतना ही अनिश्चित होता है। वीर और अर्जुन ने सुर में गाकर शर्मा परिवार को बुरी तरह से अपमानित किया।
शर्मा परिवार के 300,000 से अधिक मजबूत पुरुषों के चेहरे उदास थे। वे बलपूर्वक आए, लेकिन एक रक्षात्मक संरचना द्वारा उन्हें रोक दिया गया। आह पूर्वज, मैं अभी लापरवाह था। राघव शर्मा ने मुंह के कोने से खून पोंछा। हालांकि वह डरा हुआ था, फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, स्काईफ्लो सेक्ट को इतना शक्तिशाली रक्षात्मक गठन कहाँ से मिला? भीष्म शर्मा ने डरते हुए कहा। लेकिन वह पीछे नहीं हटा, बल्कि रक्षात्मक संरचना की ओर बढ़ गया। रक्षात्मक संरचना चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, कभी न कभी वह टूट ही जाएगी। बूम! भीष्म शर्मा के शरीर में साधना आभा फूट पड़ी। अमरसंत क्षेत्र के शिखर पर वह राघव शर्मा से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। अचानक तूफान आया और दुनिया घूमने लगी। अमरसंत क्षेत्र के शिखर पर वह पहले से ही पिरामिड के शीर्ष पर एक मजबूत आदमी है। भीष्म शर्मा ने प्राचीन पवित्र शरीर को संघनित किया। शरीर के अंदर और बाहर शक्तिशाली शक्ति प्रवाहित हुई और फिर रक्षात्मक गठन की ओर विस्फोट करने के लिए ओवरलॉर्ड मुट्ठी का इस्तेमाल किया। टकराना! प्राचीन शक्ति से लिपटी हुई भयानक मुट्ठी रक्षात्मक संरचना पर सटीक रूप से उतरी। रक्षात्मक संरचना ने प्रहार को रोक दिया, लेकिन संरचना के कई पैटर्न नष्ट हो गए। बेशक भीष्म शर्मा को भी कोई कठिनाई नहीं हुई, तथा वे प्रतिक्रिया के कारण कुछ कदम पीछे हट गए। जारी रखना। आज मैं स्काईफ्लो संप्रदाय को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। आदित्य, अगर तुम मर्द हो तो यहाँ से चले जाओ। भीष्म शर्मा ने दूसरा आक्रमण किया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और लंबी उम्र को बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वह यहाँ सिर्फ मौत से लड़ने के लिए तैयार होकर आया था। श्रीली, मैडम, मुझे इस बूढ़े कुत्ते से निपटने दीजिए। कालभक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और 2 रक्त लाल मारक किरणें छोड़ीं। भीष्म शर्मा के हमले के तहत हालांकि रक्षात्मक संरचना टूटी नहीं थी, लेकिन ये हिंसक रूप से हिल रही थी और संरचना के पैटर्न लगातार नष्ट हो रहे थे। यह कोई समाधान नहीं है। सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। सोमनाथ ने कालभक्ष को निर्देश दिया। उपस्थित लोगों में कालभक्ष और नंदिनी की साधना शक्ति सबसे प्रबल है। नंदिनी गर्भवती है, फिर भी सबने उसे ऐसा करने की इजाजत कैसे दी? अगर कुछ भी गलत हुआ तो वे अपने चाचा मास्टर को समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, अमरसंत क्षेत्र की चरम साधना। मैं लंबे समय से इसका अनुभव करना चाहता था। कालभक्ष की आंखें अग्नि में हो गईं। उसके शरीर में भयंकर पशु का रक्त तेजी से प्रवाहित हो रहा था, तथा उसकी भयंकर शक्ति प्रकट हो गई, तथा रक्तलाल संहारकारी किरणों ने आधे आकाश को ढक लिया। यद्यपि कालभक्ष को केवल अमर ऋषि लोक की महान सिद्धि ही प्राप्त है, फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति अमर ऋषि लोक की पूर्णता के बराबर है। अपनी अंतर्निहित जादुई शक्ति अनंत भक्षण से वह भीष्म शर्मा का प्रतिरोध करने में सक्षम है। स्विश! कालभक्ष रक्त लाल घातक प्रकाश में बदल गया। शून्य को भेदता हुआ तुरंत भीष्म शर्मा के पास आ पहुंचा। भयंकर जानवर कालभक्ष! कालभक्ष की सांसों को महसूस करते ही भीष्म शर्मा की बूढ़ी आंखों में भय की एक झलक उभर आई। प्राचीन भयंकर पशु की शक्ति बहुत हिंसक है और भीष्म शर्मा इसे कम आंकने का साहस नहीं कर सकते। स्वेलोइंग हेवन वैली में सील का एक समूह है, तो आदित्य तुम्हें वहां से कैसे निकाल लाया? भीष्म शर्मा संदेह से भरे हुए थे। लेकिन कालभक्ष तो पहले ही आ चुका है। वह अपने मूल शरीर में बदल गया और उसका विशाल शरीर 100 मीटर ऊंचा था। उसकी दोनों आंखें लाल लालटेन की तरह भीष्म शर्मा को घूर रही थीं। शक्तिशाली जानवर की शक्ति ने अचानक हमला किया, जिससे भीष्म शर्मा को बहुत दबाव महसूस हुआ। चूंकि तुम जानवर मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। भीष्म शर्मा के प्राचीन पवित्र शरीर से प्रबल शक्ति प्रवाहित हुई, जो फिर उनकी मुट्ठियों में संघनित हो गई और उन्होंने उसे हिंसक रूप से बाहर निकाल दिया। प्राचीन काल की शक्ति से लिपटे इस अधिपति मुट्ठी ने विस्फोट के क्षण में आसपास के शून्य को विस्फोटित कर दिया। हालांकि इतनी शक्तिशाली मुक्का का सामना करते हुए भी कालभक्ष ने न तो चकमा दिया और न ही बच निकला, बल्कि फिर भी उसने सीधे सामना करने का विकल्प चुना। एक पंजे ने नीचे की ओर झटका मारा, जिससे तेज हवाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। टकराना! मुट्ठी और पंजा टकराए और प्राचीन काल की शक्ति और जानवर की ताकत कुछ देर के लिए बराबर हो गई। फिर अवशिष्ट ऊर्जा का विस्फोट हुआ और उसने सुनामी की तरह सैकड़ों मील के क्षेत्र को निगल लिया। जल्दी से पीछे हटो! राघव शर्मा जोर से चिल्लाया।
वह अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटता हुआ तेजी से पीछे हट गया। उसके पीछे कबीले के शिष्य थे, लेकिन वह अभी भी अवशिष्ट शक्ति से प्रभावित था और आगे के शिष्य तुरंत उड़ गए। सौभाग्य से स्काईफ्लो संप्रदाय एक बड़े रक्षात्मक गठन द्वारा संरक्षित था, इसलिए यह आपदा से बचने में सक्षम था। टैप टैप टैप। अवशिष्ट शक्ति में कालभक्ष का विशाल शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया तथा प्राचीन काल की शक्ति उसके शरीर के अंदर और बाहर रह गई। अमर संत लोक की चरम साधना सचमुच शक्तिशाली है। यदि कालभक्ष का शरीर भयंकर पशु का न होता तो वह मारा जाता और रक्त कुहासे में बदल जाता। दूसरी ओर भीष्म शर्मा अधिक निश्चिंत थे। वह केवल 2 या 3 कदम पीछे हटा और सारी बची हुई शक्ति गायब हो गई। हालांकि वह अभी भी कालभक्ष को सम्मान की दृष्टि से देखता था। अमर संत क्षेत्र की साधना के साथ कालभक्ष को इतना गर्व हुआ कि उसने अमर संत क्षेत्र में अपनी चरम शक्ति को चुनौती दी। सिजल कालभक्ष ने अंतहीन भक्षण क्रिया सक्रिय कर दी और प्राचीन काल की शक्ति को तुरंत भस्म कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि कालभक्ष सब कुछ निगलने के लिए जाना जाता है। अगर मैं तुम्हारे भयंकर पशु के खून को शुद्ध कर दूं तो मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस विनाशकारी शक्ति को समझ पाऊंगा। भीष्म शर्मा की बूढ़ी आंखों में एक ज्वलंत चमक चमक उठी। वह सचमुच आदित्य से ईर्ष्या करता था। उन्होंने न केवल दानव रानी से विवाह किया, बल्कि भयंकर राक्षस कालभक्ष को भी वश में किया। ऐसा जीवन किसे पसंद नहीं आएगा। चूंकि तुम मुझसे मिल नहीं सकते तो उसे अपने हाथों से ले लो। आओ और मरो। इस बार भीष्म शर्मा ने आक्रमण की पहल की। वह बहुत तेज था और रास्ते में सैकड़ों तस्वीरें छोड़ता जा रहा था। कियान कुन जैन त्यान मुट्ठी। भीष्म शर्मा ने एक बार फिर प्राचीन पवित्र शरीर की शक्ति एकत्रित की और अपनी जादुई युद्ध कला का प्रयोग किया। उनकी भयानक और प्रबल मुख का शक्ति ने आकाश और पृथ्वी का रंग बदल दिया, मानो दुनिया के अंत का आगाज हो गया हो। कालभक्ष को लगा कि उसका शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है और उसमें दरारें पड़ने लगी हैं। वरिष्ठ कालभक्ष, वीर और अन्य लोग भौहें चढ़ाकर बाहर निकलने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे भीष्म शर्मा का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जल्दी से बाहर निकलने से कालभक्ष ही नीचे गिरेगा। नंदिनी की सुंदर आंखें ठंडी थीं और उसके शरीर से अत्यंत ठंडी शक्ति निकल रही थी, मानो कोई बर्फीला फीनिक्स रो रहा हो। कालभक्ष के पराजित होते ही वह तुरंत आक्रमण कर देती थी। अगर वह गर्भवती भी होती तो भी वह लड़ सकती थी, और वह अपने पेट में पल रहे बच्चे की रक्त शक्ति भी उधार ले सकती थी। गर्जन कालभक्ष क्रोधित होकर दहाड़ा। रक्तलाल हत्या प्रकाश अधिक से अधिक चमकदार हो गया। अंतहीन भक्षण को उन्होंने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। एक के बाद एक ब्लैक होल भंवर प्रकट हुए जो लगातार भीष्म शर्मा के आक्रमण को निगल रहे थे। हालांकि दोनों के बीच शक्ति में भारी अंतर के कारण कालभक्ष फिर भी उड़ गया। पफ कालभक्ष को खून की उल्टी हुई और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। विशाल प्रतिक्षेप ने सीधे जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया और दरारें आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। पूर्वज शक्तिशाली है। हा, अब तुम्हें पता चला कि हमारे पूर्वज कितने शक्तिशाली थे। मेरे शर्मा परिवार को भड़काने की हिम्मत की तो स्काईफ्लो संप्रदाय का सफाया हो जाएगा। शर्मा परिवार का खून खौल रहा था। वे पिछले आधे साल से अपने गुस्से को दबा रहे थे और आज आखिरकार वे अपनी पिछली शर्म का बदला ले सकते थे। हालांकि भीष्म शर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उनकी आंखों में भय और भी अधिक था। उन्होंने एक कालभक्ष से निपटने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, जो अमर संत लोक के स्तर तक पहुंच गया था। यदि आदित्य इस समय बाहर आकर कालभक्ष से मिल जाए तो शायद उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। सौभाग्यवश आदित्य काफी देर तक नहीं दिखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह संप्रदाय में नहीं है या फिर किसी एकांतवास में है? कारण चाहे जो भी हो, इससे भीष्म शर्मा को ही लाभ होगा। उसे सबसे पहले कालभक्ष को हराने का अवसर प्राप्त करना होगा और उन पर एक एक करके आक्रमण करना होगा। बूम! अत्यधिक ठंड की शक्ति पूरी तरह से फट गई और नंदिनी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। मैडम, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। हालांकि कालभक्ष ने नंदिनी को रोक दिया। वह गड्ढे से रेंगते हुए बाहर आया। उसका शरीर खून से सना हुआ था और गंभीर स्थानों पर हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। कालभक्ष को कोई भय नहीं दिखा, बल्कि उसकी आंखों में लड़ने की भावना और भी प्रबल हो गई। एक क्रूर जानवर के वंशज होने के नाते वह हृदय से खून का प्यासा है।
ये चोट उसके लिए उल्लेख करने लायक नहीं है, और उन्होंने इस लड़ाई में सफलता के अवसर को भी महसूस किया। भीष्म शर्मा उन्हें सफलता पाने में मदद करने का अवसर है। कालभक्ष को तो स्वाभाविक रूप से यह बात समझनी ही होगी। बूढ़े कुत्ते, क्या तुमने खाना नहीं खाया? ये थोड़ी सी ताकत मुझे गुदगुदाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हा हा हा। कालभक्ष ने अपने मुंह में जमा खून थूक दिया और भीष्म शर्मा का उपहास किया। भीष्म शर्मा का चेहरा अत्यंत उदास था। क्षण भर में ही भीष्म शर्मा पुनः उसे मारने आए। प्राचीन शक्ति बह गई। एक क्षण के लिए मुंह के बरसने लगे, जिससे न केवल हजारों मील का शून्य नष्ट हो गया, बल्कि कानून और व्यवस्था भी कुछ हद तक स्थिर हो गई। कालभक्ष ने दांत पीसकर अपनी अंतहीन भक्षण प्रतिभा को सक्रिय किया और लड़ते हुए भक्षण करने लगा। वह पागलों की तरह था, बचाव तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन अपने पंजों से भीष्म शर्मा पर हमला कर रहा था। भीष्म शर्मा के शरीर पर पंजे के निशान भी दिखाई दिए तथा खून बह रहा था, जो चौंकाने वाला था। ये तो बस एक शारीरिक लड़ाई है। हालांकि कालभक्ष को नुकसान हो रहा है और उसकी चोटें बढ़ती जा रही हैं। पर्याप्त नहीं, अभी भी पर्याप्त नहीं। कचरा, मुझसे 2 लोग ऊपर, फिर भी इतना बेकार। कालभक्ष भयंकर रूप से रक्तरंजित होकर हंस रहा था। आप, भीष्म शर्मा ने दांत पीस लिए। इस समय दाऊ का दिल थोड़ा अस्थिर था। एक आदमी के रूप में जब वह कचरा और बेकार जैसे शब्द सुनता है, तो वह सहज रूप से क्रोधित हो जाता है। भीष्म शर्मा अब अपनी शक्ति को बचाकर नहीं रखते, बल्कि पूरी ताकत से कार्रवाई करते हैं। बूम बूम बूम। एक क्षण के लिए कालभक्ष के शरीर पर मुट्ठियों के निशान उभर आए। कालभक्ष ने अत्यंत शक्ति से इसे सहन किया। सफलता पाने का उनका अवसर और भी स्पष्ट होता जा रहा है। हाँ, वह भीष्म शर्मा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत अधिक है, और यदि आप सावधान नहीं रहे तो आपकी जान भी जा सकती है। पर्याप्त। शस्त्रदेव और अन्य शिखर गुरुओं ने जादुई हथियार बुलाए। उनके चेहरों पर ऐसे भाव थे मानो वे मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हों। वे कालभक्ष को इस प्रकार प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकते थे। लेकिन नंदिनी को कुछ असामान्य बात पता चली। नहीं, कालभक्ष युद्ध का उपयोग युद्ध के लिए कर रहा है। नंदिनी की सुंदर आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत कालभक्ष का इरादा समझ गई। युद्ध को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई। सोमनाथ और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। नंदिनी ने सिर हिलाया। भीष्म शर्मा के आक्रमण ने कालभक्ष की परम शक्ति को उजागर कर दिया। वह 10 साल से अधिक समय से अमरसंत क्षेत्र में फंसा हुआ है, और यह उसके लिए इससे बाहर निकलने का अवसर हो सकता है। लेकिन ये तरीका बहुत जोखिम भरा है। आप कह सकते हैं कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। निश्चय ही कालभक्ष के शरीर में विद्यमान क्रूर पशु वंश पूरी तरह जागृत हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उस क्रूर पशु की अत्यधिक शक्ति रक्त लाल आंखों के एक जोड़े में एकत्रित हो गई है, जो 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी को घूर रही है। कालभक्ष की स्थिर साधना आभा भी ढीली पड़ गई। तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। भीष्म शर्मा को जल्द ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। जी, ये सही उत्तर है। मैं सचमुच आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि आप न होते तो मुझे इस बाधा को पार करने में कम से कम कई दशक लग जाते। कालभक्ष ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर भीष्म शर्मा इतने क्रोधित हुए कि उनके फेफड़े लगभग फट गए। पता चला कि कालभक्ष अपनी शक्ति का प्रयोग करके बाधा को तोड़ रहा है। वह तो एक औजार निकला। आप एक सहज सफलता की आशा भी नहीं कर सकते। भीष्म शर्मा की आंखें हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। वह जानता था कि कालभक्ष द्वारा बाधा को पार करने के बाद उसे अगला कदम उठाना चाहिए, लेकिन वह कालभक्ष को यह मौका नहीं देगा। कालभक्ष शीघ्रता से पीछे हट गया तथा रक्षात्मक संरचना में प्रवेश करना चाहता था। इस तरह रक्षात्मक गठन कुछ समय के लिए भीष्म शर्मा का विरोध कर सकता है, और वह अमरसंत क्षेत्र की पूर्णता को तोड़ने का अवसर भी ले सकता है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। भीष्म शर्मा ने अपनी ऊर्जा और रक्त जलाने में कोई संकोच नहीं किया। उनकी गति अचानक बढ़ गई और वे सीधे कालभक्ष के पीछे आ गए। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और एक घातक हमला किया। नंदिनी अत्यंत ठंडे बर्फीले फीनिक्स की शक्ति लेकर तेजी से दौड़ी, लेकिन वह अभी भी एक कदम देर से पहुंची थी। भीष्म शर्मा ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तुरंत अपना खून जलाया और किसी भी कीमत पर कालभक्ष को मार डाला।
क्योंकि वह जानता था कि एक बार कालभक्ष सफलतापूर्वक टूट गया तो उसकी मृत्यु दूर नहीं होगी। अमरत्व की अवस्था तक पहुंच चुका कालभक्ष तो पहले से ही इतना विकृत है। अगर वह पूर्णता तक पहुंच भी गया तो भीष्म शर्मा उसका प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है। भाड़ में जाओ, जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारा ये खून व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भीष्म शर्मा ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। कालभक्ष को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और वह थोड़ा अनिच्छुक हो गया। वह रक्षात्मक संरचना में प्रवेश करने से सिर्फ एक कदम दूर है। क्या ये सचमुच अपूरणीय है? इस महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने यह नहीं देखा कि भीष्म शर्मा के सामने का स्थान विकृत हो गया था। जब उसकी शक्ति आई तो उसका पूरा शरीर जम गया। क्या बकवास है? भीष्म शर्मा की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अगले ही पल सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका चेहरा सुंदर है, नुकीले किनारों और कोनों वाला, और उसका पूरा व्यक्तित्व अमर है। हर बार जब वह सांस लेता है तो ऐसा लगता है जैसे वह दुनिया के सामान्य चलन को अपनी ओर खींच रहा हो। वह आदित्य है जो गुप्ता परिवार से है। शालिनी गुप्ता और मीरा गुप्ता भी साथ आ रही हैं। आदित्य ने अपने हाथ पीछे कर लिए और भावशून्य भाव से भीष्म शर्मा को देखा। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसके आसपास का स्थान विकृत और विकृत होता जा रहा था। शर्मा परिवार के 3 लाख से ज्यादा बलवान पुरुषों ने अदृश्य दमन महसूस किया और उनके पैर थोड़े कमजोर पड़ गए। आदित्य, भीष्म शर्मा ने भौहें चढ़ाईं। मेरे दिल में बेचैनी की भावना पैदा हो गई। यद्यपि पिछली बार उसका क्लोन आदित्य ही लड़ा था, फिर भी वह भी ऐसा ही महसूस कर सकता था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उस समय आदित्य इतना शक्तिशाली नहीं था। अभी तो केवल 6 या 7 महीने ही हुए हैं, फिर भी आप एक अलग व्यक्ति जैसा क्यों महसूस कर रहे हैं? इतना ही नहीं, शालिनी गुप्ता और मीरा गुप्ता भी यहाँ क्यों हैं? और वे वास्तव में आदित्य के पीछे खड़े थे। महाराज, कालभक्ष जब आदित्य को वापस देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसी समय उसका लटका हुआ दिल भी नीचे गिर गया। महाराज के यहाँ रहते हुए भीष्म शर्मा कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। पति नंदिनी ने भी राहत की सांस ली। उसने अपनी ताकत वापस मोड़ ली और धीरे धीरे जमीन पर उतरी। पापा, अंकल मास्टर वापस आ गए हैं। शहर की दीवार पर हर कोई उत्साहित दिख रहा था। आदित्य को उनका ट्रैंक्विलाइजर कहा जा सकता है। क्या जीवित रहना अच्छा नहीं है? आदित्य ने भीष्म शर्मा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। गुल्लू, आदित्य द्वारा इस प्रकार घूरे जाने से भीष्म शर्मा के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि उनकी पीढ़ी के शक्तिशाली पुरुषों के लिए भी उन पर ऐसा प्रभाव डालना कठिन होगा। लेकिन आदित्य ने उसे दिल की गहराइयों से डरा दिया। आदित्य, क्या तुम्हें मेरी कार्रवाई की जरूरत है? शालिनी गुप्ता ने शांत स्वर में पूछा। शालिनी गुप्ता, तुम्हारा क्या मतलब है? भीष्म शर्मा को आश्चर्य हुआ। क्या गुप्ता परिवार ने सचमुच आदित्य का पक्ष लिया? न केवल भीष्म शर्मा आश्चर्यचकित हुए, बल्कि वहां की सेनाएं और अन्य प्राचीन जनजातियां जो गुप्त रूप से देख रही थीं, वे भी आश्चर्यचकित हो गईं। आदित्य की प्रतिभा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, गुप्ता परिवार के लिए उसे इस तरह समर्थन देना पर्याप्त नहीं है ना? आदित्य ऐसा क्यों करता है? आदित्य अब गुप्ता परिवार से मेरे चाचा हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, तुरंत हंगामा मच गया। क्या गुप्ता परिवार से आपके चाचा? ये हो सकता है। भीष्म शर्मा ने सांस ली। उसने आदित्य की ओर देखा, फिर मीरा गुप्ता की ओर, और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। आदित्य ने सचमुच मीरा गुप्ता को पकड़ लिया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। मीरा गुप्ता को कैंडो का शौक है और उन्हें पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें आइस ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। उस समय मीरा गुप्ता का पीछा करने वाले सभी प्रतिभाशाली लोग गुप्ता परिवार से लेकर अमर तक के पद पर थे। लेकिन मीरा गुप्ता बंद दरवाजों के पीछे ही रहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन आशिक मिजाज लोगों की पिटाई कर देंगे। क्या मीरा गुप्ता को अब अप्रत्याशित रूप से प्यार हो जाएगा? नंदिनी को इसकी उम्मीद थी। मीरा गुप्ता के बारे में भी उनकी अच्छी धारणा है और वह उन्हें अपने दिल में स्वीकार भी कर चुकी हैं। बहन, लगता है हम एक कदम बहुत देर से आ गए हैं, अरोड़ा ने असहाय होकर कहा। केशिनी ने मुंह बनाया। उसने नीचे देखा और आखिरकार उसे पता चल गया कि वह कहाँ खो गई थी। लेकिन सौभाग्य से वह अभी भी युवा है और उसका शरीर अभी भी विकसित हो रहा है। कोई जरूरत नहीं पूर्वज, बस इस बूढ़े कुत्ते को मेरे पास छोड़ दो।
आदित्य ने शालिनी गुप्ता को रिजेक्ट कर दिया। वह स्वयं भीष्म शर्मा से निपटना चाहता था और उसे यातना देना चाहता था। कालभक्ष, बस जाओ और सफलता को समझो। आदित्य ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि कालभक्ष को निर्देश दिया। जी हाँ महाराज। कालभक्ष ने प्रणाम किया और पीछे हट गया। महामहिम के यहाँ होने से वह आश्वस्त हो सकता है कि वह सफलता प्राप्त कर लेगा। आदित्य ने कालभक्ष के ऑपरेशन की बहुत प्रशंसा की। यदि वह ऐसा करते तो संभवतः वे जोखिम उठाना चुनते, लेकिन उनके पास सिस्टम है, इसलिए जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। बूम। भीष्म शर्मा ने अपने हाथ में मारक शक्ति का प्रयोग किया और मुड़ी हुई जगह को तोड़ने का प्रयास किया। रक्त और क्यूई को जलाकर उसने जो मारक चाल अपनाई वह बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि शालिनी गुप्ता को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ा। मिमी, पहले तुम लोग पीछे हटो। ये सुनकर शालिनी गुप्ता हिचकिचाईं। उसे अभी भी आदित्य पर भरोसा नहीं था। पूर्वज, हमें आदित्य पर विश्वास करना होगा, गुप्ता मिमी ने आत्मविश्वास से कहा। उसने विरासत में मिली जमीन में आदित्य की सारी ताकत देखी थी, इसलिए उसे बहुत राहत मिली। स्वर्ग की 4 तलवारें और जुक्सियन तलवार संरचना मिलकर भी आदित्य को पकड़ने में असफल रहीं। ये भीष्म शर्मा भी आदित्य का मुकाबला नहीं कर सका। ठीक है। मीरा गुप्ता को इतना आत्मविश्वासी और आश्वस्त देखकर शालिनी गुप्ता ने सिर हिलाया और पीछे हट गईं। लेकिन उन्होंने अपनी सतर्कता पूरी तरह से नहीं छोड़ी। आदित्य को अब उनके गुप्ता परिवार का सदस्य माना जाता है और वह भविष्य में गुप्ता परिवार की आशा भी हैं। शायद ये संपूर्ण परी जगत की आशा भी है। चाहे उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, वह किसी को भी आदित्य को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। इसे मेरे लिए तोड़ दो। भीष्म शर्मा पागलों की तरह थे, उनका चेहरा अत्यंत क्रूर था। उनके निरंतर प्रयासों से अंततः स्थिर स्थान पुनः प्रवाहित होने लगा। भयानक आक्रमण ने आदित्य पर हमला किया। पति, सावधान, नंदिनी ने जोर से याद दिलाया। सोमनाथ और अन्य लोगों ने अपनी सांस रोक ली और पलकें झपकाने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि भीष्म शर्मा के पूर्ण शक्तिशाली आक्रमण का सामना करते हुए आदित्य ने लापरवाही से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और अपने नंगे हाथों से भीष्म शर्मा की मुट्ठी पकड़ना चाहा। इस समय आदित्य की स्थिति शांत झील के समान शांत थी, जिससे लोगों को शांति और स्थिरता का भ्रम हो रहा था। क्या ये बच्चा मूर्ख है? वह वास्तव में अपने नंगे हाथों से पूर्वज के हमले को रोकना चाहता है। मैं मानता हूं कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यदि आप दुश्मन को कम आंकेंगे तो आपको निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मालिक, आपके खून के झगड़े का बदला जल्द ही लिया जाएगा। शर्मा परिवार को लगा कि आदित्य मौत चाहता है। साथ ही उन्हें राहत भी मिली, क्योंकि पूर्वज शीघ्र ही आदित्य को मारकर अपनी घृणा दूर कर सकेंगे। ये बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ तक कि भीष्म शर्मा भी भ्रमित हो गए। उसे तो ये भी लगा कि कोई जाल है, लेकिन जब उसके हमले ने आदित्य को पूरी तरह से डुबो दिया तो उसका दिल अचानक खुश हो गया। लड़के, तुम मर गए। भीष्म शर्मा मुस्कुराए। वास्तव में, क्या आपने कभी पत्थर कागज कैंची खेला है? मैं कपड़ा हूँ, तुम मुट्ठी हो, इसलिए मैंने ये खेल जीत लिया। आदित्य आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसी समय पंगु रक्त, जुलोंग रक्त और महान दाव की शक्ति सक्रिय हो गई। उसने जानबूझकर भीष्म शर्मा को धोखा देने के लिए शांत उपस्थिति का प्रयोग किया ताकि वह लापरवाह हो जाए। टकराना। जब आदित्य की हथेली भीष्म शर्मा की मुट्ठी पर पड़ी तो भयानक रक्त शक्ति और महान दाव की प्रबल शक्ति तुरंत फूट पड़ी। बूम। ये भयानक आक्रमण भीष्म शर्मा से भी अधिक शक्तिशाली था। इस समय आदित्य की साधना आभा भी प्रकट हुई। अमरसंत क्षेत्र की महान सफलता दानव क्षेत्र की तुलना में एक छोटा सा क्षेत्र अधिक है। आपको पता होना चाहिए कि जब आदित्य अमरसंत क्षेत्र की छोटी सफलता में था तो वह अमरसंत क्षेत्र की पूर्ण सफलता में शक्तिशाली लोगों को हरा सकता था। अब जब वह अमरसंत क्षेत्र की महान सफलता तक पहुंच गया है तो भीष्म शर्मा से निपटना आसान होगा, जो अमरसंत क्षेत्र के शिखर पर है। क्या तुमने कब सफलता प्राप्त की? भीष्म शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी आंखों में रक्त भर गया। आदित्य बाघ को खाने के लिए सुअर का खेल खेल रहा है।